ज़ायद रबी की जो फसलें हैं वो लगने वाली हैं, तो किसान के पास आखिर चॉइस क्या है? उनको उनके इलाके के हिसाब से, मौसम के हिसाब से या फिर डिमांड के हिसाब से आप बेहतर मशवरा दें कि कौन सी फसल लगानी चाहिए। आपको मुख्तलिफ फसलों के कम्बिनेशन लगाने हैं। प्याज जो है इसकी काश्त भी हो सकती है, जिसमें कुछ दालें भी, सोयाबीन, कुछ मेलन भी लग सकते हैं, इवन टोमेटो भी लग सकता है। सारा जो फोकस हमारा ये है कि आप एक दो फसलों पे इक्तफा ना करें। कम जगह से ज़्यादा मुनाफा आप लें। प्रोडक्शन तो सिग्निफिकेंटली बढ़ानी है और हर वो हरबा इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है जिससे प्रोडक्शन बढ़े। देखें, आपका अगर आपके पास अपनी ज़रूरियत के लिए चीज़ें नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, तो आप कैसे बाहर भेजेंगे? बाहर का जो बंदा आपसे लेगा वो चाहता है कि जो सप्लाई चीज़ हो उसका जो सप्लायर है वो रिलायबल हो, वो तब आपसे मुआहदा करेगा। तो ये नहीं कि एक साल आप उनको दे दें सीजन में, अगले साल आपके पास अपने खाने के लिए कुछ ना हो। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद करते हैं। ज़ायद रबी की जो फसलें हैं वो लगने वाली हैं। लोग तैयारियां कर रहे हैं, फ़ैसला कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी हैं जो फ़ैसला करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही उनको कौन सी फ़सलें लगानी चाहिए। बड़ी फ़सलों में से हम बात करें तो कमाद की फ़सल है, कपास है और मकई की फ़सल है। उन पे क्या क्या ख़र्चा आता है तीनों फ़सलों को लगाने में, उन पे कितना टाइम लगता है, उन पे मज़ीद उनको बर्दाश्त में क्या उनको ख़र्चा देखने को मिलता है, मुनाफा कितना आता है, इन सारी बातों पे बात करेंगे। इसके अलावा मज़ीद और कौन सी फ़सलें हैं जो वो इस दौरानिए में लगा सकते हैं। यह हमारा तसलसल आपके साथ चल रहा है, पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है और हम कोशिश करते हैं कि आपको उन फ़सलों के बारे में बताएं जो आपके लिए मुनाफा बख्श फ़सलें हैं। कम जगह से ज़्यादा मुनाफा आप लें। हमने देखा है कि हुकूमती जो पॉलिसी हैं वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जो है वो किसानों के फेवर में नहीं रहीं। पहले हम देखते थे कि सपोर्ट प्राइस अनाउंस हो जाती थी, गंदम की भी होगी और बाकी फसलों की भी, लेकिन अब वो भी हमें देखने को नहीं मिली। मौसमियाती तब्दीली, उसके जो असरात हैं वो बुरी तरह किसान को मुतासिर कर रहे हैं। तो किसान के पास आखिर चॉइस क्या है? तो इस सब पे बात करने के लिए हमने डॉक्टर साहब को दोबारा से दावत दी है। तो डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपके तारुफ़ का तो मेरे ख़्याल से हम पिछली कई वीडियोस में करवा चुके हैं, तो डायरेक्टली ही आज गुफ्तगू पे आते हैं क्योंकि बड़ा ही हॉट टॉपिक है ये और किसान जो है वो वेट कर रहे हैं। अभी हमें पता है कि ये शायद 15-20 दिन रह गए हैं, महीना भी नहीं रह गया, महीने से कम का टाइम है और फसलें लगना शुरू हो जानी है। लोगों ने अपना फ़ैसला या तो कर लिया या करना है। तो हम चाह रहे हैं कि आज की वीडियो में लोग हमारी वीडियो देख के फ़ैसला कर लें, बेहतर फ़ैसला कर लें कि उनको उनके इलाके के हिसाब से, मौसम के हिसाब से या फिर डिमांड के हिसाब से आप बेहतर मशवरा दें कि कौन सी फसल लगानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये जो ज़ायद रबी की जो फसलें हैं, जो हम देखें कि जो हिस्ट्री एक है हिस्टोरिकली ओवरऑल तारीख़ी लिहाज से भी 3 बड़ी फसलें इस मौसम में लगती हैं। एक तो गन्ना लगता है, दूसरा इसमें मकई की काश्त होती है, बहारिया मकई की काश्त होती है, जो कि बहुत बड़ी स्केल पे पाकिस्तान में लगती है और अच्छी पैदावार होती है बहारिया मकई की। दूसरी जो ऑटम वाली मकई की निस्बत। तो इसी तरह जो है तीसरी फसल इस वक्त कॉटन भी शामिल हो गई, क्योंकि एक वक्त था कि एडवाइज़री एक्सटेंशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से होती है कि आप जो है ये कपास जो है ये आप मई जून में लगाएं, या मई जून में ये कपास लगती थी। लेकिन अब एडवाइज़री भी एक पब्लिश एडवाइज़री भी और मीडिया के ऊपर भी हुकूमतों, जो हमारी सूबाई हुकूमतें, उनकी एडवाइज़री आ रही है कि आप अगेती काश्त करें। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एनालिसिस भी जो मैंने देखा है कि जी, क्योंकि इसको अर्ली लगाने का बेनिफिट ये है, बाकी तो फसलें लोग लगा ही रहे हैं ना, उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा उनको वो ख़ुद भी जानते हैं कि जी शुगर केन की जो फरवरी काश्त है वो कैसे लगाया जाता है। सिर्फ देखने की बात यह है कि उस पर लागत क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है। तो मैं कंपैरिजन में देख रहा था, इसीलिए आज की जो हमारी ये जो प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा जी कुछ फिगर्स मैंने जो पंजाब में जो डिपार्टमेंट है तो उन्होंने ये फिगर दी। अच्छा। कि जी कुछ ऐसा एनालिसिस दिया तो वो मेरे सामने आया, तो मैंने कहा हम किसानों से शेयर करें। एक तो ये था कि उनके मुताबिक कि अगर, और मैं भी ये समझता हूँ, अगर गेती कपास काश्त की जाए तो कपास जो है ना ये तकरीबन उनको कोई 3-3.5 का तो ओवरऑल उनको इनकम होती है, जिसमें से कोई 1 लाख रुपया उसकी कास्ट है। तो 2-2.5 लाख रुपया ये का बेनिफिट किसान को जो है वो कपास से मिल सकता है
1 एकड़ से। इसकी निस्बत मैंने देखा है कि जी जो मकई है उसकी इस वक्त जो कीमतें भी डाउन रही हैं, कोई 2500 रुपये के करीब अगर हम उसकी लगाएं, और हम वैसे तो एवरेज प्रोडक्शन को तकरीबन 60 मन 70 मन है ओवरऑल पाकिस्तान में, हमने 100 मन के ऊपर उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है। तो 100 मन पैदावार पर अगर एस्टिमेट करें, 100 मन अच्छी पैदावार है। वैसे तो प्रोग्रेसिव फार्मर 150 मन भी ले रहा है, तो अगर 100 मन पैदावार पर एस्टिमेट की जाए तो ये बड़ी मुश्किल से 1,10,000 12,000 का प्रॉफिट बनता है। अच्छा। और गन्ने में भी तकरीबन यही सूरत है। और गन्ने में तो ये है कि इन दोनों की गन्ने का बीज भी तकरीबन आपको 110 मन 12 मन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसकी भी 45,000 का तो सिर्फ बीज की है। इस तरह से जो हमारी हाइब्रिड मेज़ है, मकई है, इसकी भी जो है लागत, बीज की बहुत बड़ी लागत है, और इसमें ये चूँकि बड़ी डिमांडिंग है, इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है बेनिस्बत कपास के। तो इनका भी जो है जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, सीड की कास्ट भी ज़्यादा है, और ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी भी 1 लाख के करीब है। तो ये एक नया चॉइस अर्ली कपास लगाने का ज़मींदारों के सामने आ रहा है। एक तो ये बात है, तो इस पे ज़मींदार देख सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप गन्ना ना लगाएं या आप सिर्फ कपास ही लगा लें। जो आपने जो हालात बयान किए हैं, जो मार्केट और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट हुआ करती थी और लोगों के पास वसाइल होते थे, जब सीज़न जो है गंदम का आता था तो उससे जो पिछली फसल है उससे अच्छे वसाइल उनके पास आए होते थे, और जिससे वो अपनी उनके खर्च अखराजात पूरे कर लेते थे और फसल को। अब इस दफ़ा चूँकि जो गंदम की फसल बेहतर उनको पैसे नहीं मिले ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके बाद कपास की फसल भी मुतासर हुई, प्रोडक्शन ओवरऑल कम हुई पाकिस्तान में, तो कीमतें ज़्यादा रहीं लेकिन उनके पास वसाइल वहाँ से भी कम आए। तो मकई भी तकरीबन लोग लगा रहे हैं, मतलब है कि हमारे यहाँ ये बड़ी एक रेजिलियंस है ज़मींदार में कि जी 1800-1900 जब रेट था तभी लोग लगाते रहे, 20-2100 2200 हुआ तभी लोगों ने लगाई, अब 2500-3000 को टच कर रहा है रेट, तो अभी भी लोग बड़े अच्छे तरीके से मकई की पैदावार हम ये। लेकिन इनका जो तकाबली जायज़ा है, यानी जिस पे फैसला करना है ज़मींदार ने, वो ये देखना है कि उसके पास ज़मीनी वसाइल कैसे हैं। अब जो ज़मींदार जो हैं वो उन्होंने आलू की काश्त की हुई थी, उनके लिए तो बेस्ट कम्बिनेशन आलू के बाद मकई लगाने का, वहाँ तो वो दूसरी कोई चीज़ क्रॉपिंग रोटेशन चूज़ नहीं करते। ये सारा एरिया जो आपका फैसलाबाद का है, आगे ये अपना साहिवाल है, चीचा वतनी है, ये सारा चनियोट है, इन इलाकों में जहाँ आलू लगता है, आलू के बाद वो लाजमी, क्योंकि उसमें बेतहाशा उन्होंने आलू के ऊपर जो है फर्टिलाइज़र यूज़ किया होता है, तो उसके बाद बड़े थोड़े फर्टिलाइज़र से वो बड़ी अच्छी पैदावार जो है ना इसकी ले लेते हैं। तो ये इनके पास चॉइसेस हैं, ये तो बड़ी फसलों के चॉइसेस हैं। फिर जिनके पास पानी के वसाइल अच्छे हैं, ज़मीनी पानी अच्छा है और ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी गन्ना एक चॉइस हो सकता है, क्योंकि गन्ने की और बेनिफिट भी हैं। एक तो ये है कि गन्ना एक कैश क्रॉप है, दूसरा ये है कि इससे फॉडर की रिक्वायरमेंट भी, चूँकि इसके जो टॉप है इन्हीं इस मौसम में जबकि फॉडर की शॉर्टेज होती है, तो जो ज़मींदार गन्ना जिन्होंने लगाया होता है वो शुगर केन टॉप जो है वो बाकी गन्ना मिल पे फेंक देते हैं, और उनका जो टॉप है जो फॉडर यूज़ होता है और बड़ी अहम सोर्स भी है। तो बहुत छोटे ज़मींदारों के लिए गन्ना जो है वो एक तरह से उनकी जो एक सिस्टम है प्रोडक्शन का, उसमें उसकी एक बड़ी अहमियत है। तो वो ये अपना उनका चॉइस है। अब कॉटन जो है ना, जिन इलाकों से निकल गई है वहाँ उसकी वजह ये होती थी कि जब बारिशें आ जाती थी कॉटन ख़राब हो जाती तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े का बड़ा हमला होता था। तो अब ये अगर और इसमें चूँकि पानी भी कम चाहिए, और इसी वजह से आप देखते हैं कि भावलपुर का एरिया जहाँ अंडरग्राउंड पानी ठीक नहीं है, इस तरह सिंध में जो साउथ पार्ट है जहाँ कपास लगती है, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि वो ऐसे कम्बिनेशन आजमाते हैं जिसमें कुछ फसलों को, चूँकि समर में उनके पास पानी बड़ा कम होता है, तो जब भी अब जो भी ये फसलें लगेंगी और जो अर्ली लगेंगी तो इनके ऊपर वो जो पिछले सालों से मसाइल आ रहे हैं कि जी हीट वेव आ गई और फसल मुतासर हो गई, उसके भी चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी 3 फसलों के बारे में बताया, आपने डायरेक्ट मुआवजा किया कि मकई, उसके बाद कपास और उसके बाद गन्ना, इन तीनों में बीज का क्या खर्चा आता है, और इसके अलावा आपने बताया कि उन पे जो है मुनाफा फ़ी एकड़ क्या मिल रहा है, वो भी आपने बड़े अच्छे से बताया। अच्छा, अब अगर किसान जो है कपास लगाता है, उसके बाद 3 चॉइसेस हैं ये, या शायद और भी चॉइसेस हों। मिसाल के तौर पे वो एक बंदा कपास लगाता है, एक लगाता है मकई लगाता है, और एक जो है वो दूसरी फसल जो हमारी वो लगाता है। तो आप ये मुझे बताएं कि इनके साथ वो कौन सी फसलें कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि मकई के साथ कोई ख़ास फसलें हैं
जो ज़्यादा सूटेबल भी हों, मकई के साथ अच्छे से वो ग्रो भी हो जाए, उनकी पैदावार भी अच्छी है। इसी तरह कपास के साथ और जो हमारी गन्ने की फसल है उसके साथ भी कुछ फसलें बता दें आप। एक तो वही है कि ये जैसे जो सितंबर काश्त गन्ना लगता है उसमें पहले भी किसान मुख्तलिफ कम्बिनेशन आजमाते हैं। मसलन सितंबर में वो इसमें राया सरसों जो है ना उसका वो छटा करते हैं जी। और उनको एक अच्छी आमदन 15-20 मन की पैदावार अजाफी मिल जाती है और उनका जो खर्चा है वो उठा लेती है। अच्छा। तो वो एक चॉइस होता है। उसके बाद अब इस वक्त जो ये गन्ने की फसल अब लगेगी मई जून में, इसमें भी बहुत सारी फसलें उसमें इंटरक्रॉप हो सकती हैं, जिसमें कुछ दालें भी, क्योंकि ये मौसम जिस वक्त ये फरवरी काश्त होगी तो ये तकरीबन 3-4 महीने इन फसलों को मिल जाएंगे जब ये हीट वेव नहीं आएगी उससे पहले पहले, और इनकी सीड सेटिंग भी हो जाएगी। और कुछ वैरायटीज़ ऐसी निकली भी हैं, मुख्तलिफ अदारों ने निकाली हैं, वो भी जब आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जी कौन सी सूटेबल वैरायटीज़ हैं जो आप इंटरक्रॉप कर सकते हैं। सोयाबीन एक दूसरा बड़ा चॉइस, बड़ी प्रमोशन हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो सोयाबीन पे पाकिस्तान का लग रहा है। तो गन्ने के अंदर सोयाबीन की बड़ी अच्छी काश्त के तजर्बात हुए हैं, निपजी में भी हुए हैं और अयूब सर्च में भी हुए हैं, तो वो भी प्रमोट कर रहे हैं। और इसमें जो ये भी तजर्बात हो चुके हैं कि जी मकई के साथ अगर कम्बिनेशन किया जाए सोयाबीन का तो वो भी कम्बिनेशन है। इस तरह मूंग बीन, माश बीन की भी इंटरक्रॉपिंग हो सकती है। और ये चूँकि फलीदार अजनास हैं और इनके ऊपर वो जो बायो फर्टिलाइज़र जो एक टीका है और बड़ा सस्ता है, तो वो अगर सीड के ऊपर अगर उसकी कोटिंग करके वो लगाया जाए तो वो अपनी पैदावार भी फसल की अच्छी होगी, और वो जो बड़ी फसल है जैसे हमने कहा गन्ना या मकई है या कपास है, तो कपास में और भी कुछ मेलन भी लग सकते हैं, वो भी अर्ली अगर खरबूजा वगैरह वो भी उसमें काश्त हो सकते हैं। अच्छा। और उसमें भी मतलब है कि ये कपास के अंदर जो है ना ये आपका प्याज जो है इसकी काश्त भी हो सकती है। अच्छा। बहुत सारे कम्बिनेशन हैं और ये आजमाया जा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग के। तो ख़ास तौर पे छोटे ज़मींदार वो इनको कर सकते हैं, उनके पास लेबर भी होती है, वो इनको चोपे से लगा भी सकते हैं बीच में। और ये देखना ये होता है कि जो ड्यूरेशन है, जो भी आपने ये कम्बिनेशन इंटरक्रॉपिंग के ज़माने हैं वो आप हमसे पूछेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको बड़ी क्लियर फर्दर जो इसकी मज़ीद एडवाइजरी भी देंगे। आपके इलाके के हिसाब से, मुनासबत से, आपकी ज़मीन के हिसाब से आपको बता देंगे कि आपको इस फसल के साथ कौन सी दूसरी फसल लगाते हैं। तो बल्कि फरवरी में तो अगर भिंडी अगर ये लगाएं अर्ली, जिस तरह हम कॉटन कह रहे हैं, अगर ये इंटरक्रॉपिंग करें अपना कमाद की फसल में या इसके साथ करें अपने कॉटन की फसल के साथ। अच्छा। तो और ये देखना ये है कि आप शहर से कितना दूर हैं और उसकी जो ऑफ सीज़न प्रोडक्शन जो अर्ली आएगी वो अच्छा आपको प्रॉफिट भी देगी। आपके पास लेबर कितनी अवेलेबल है, आपके वसाइल क्या है, क्योंकि इसकी डेली पिकिंग होती है या दूसरे दिन पिकिंग होती है। तो ये एडवाइजरी का पार्ट है, हमने आपको ये सारे चॉइस बता। इवन टोमेटो भी लग सकता है फरवरी में, कपास वगैरह के साथ भी। और इवन टोमेटो के अलावा जो है चिली की फसल भी लग सकती है इंटरक्रॉपिंग में। अच्छा। तो ये कम्बिनेशन है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो बताना सिर्फ ये है कि ये आप फैसला खुद करेंगे, आपके पास वसाइल क्या हैं, आप मार्केट से कितने दूर हैं। इस सारी जो आज की गुफ्तगू है उसका लुब्बे लबाब ये है, सारा जो फोकस हमारा ये है कि आप 1-2 फसलों पे ना करें, इक्तफा ना करें जिस तरह पहले करते आए हैं। क्योंकि उस वक़्त मार्केट जो थी इतनी ज़्यादा या मौसमी हालात इतने तगय्युरात इतने ज़्यादा नहीं थे। अब आपको डाइवर्सिफाई करना है, हम अंग्रेज़ी में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आपको मुख्तलिफ फसलों के कम्बिनेशन लगाने हैं, और ये हमारा एक्सपीरियंस है। सिंध में भी हमने लास्ट ईयर देखा कि जिन किसानों ने 3-4-5 कम्बिनेशन लगाए हुए थे समर में, वो बहुत खुशहाल हुए हैं। और हमने बताया भी है कि वो करोड़ों तक भी गए। मसलन अब जो फसल वहाँ से गारों से या वहाँ से इस वक्त इसकी प्याज की फसल जो आई है, और इसी तरह से जो टमाटो की फसल वहाँ से आई है, तो ज़मींदार के फील्ड से 10-10, 12-12, 15-15 लाख का जो टमाटो खड़ी फसल जो है लोगों ने उनसे ख़रीदी है। तो बात यह है कि अगर आप अपने जो है ना मार्केट पे भी नज़र रखें, मौसमी हालात पे भी नज़र रखें, और फिर आप अपने वसाइल जो आपके पास हैं उसको भी रखें, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी जो हम आपको वो गाइड कर सकते हैं, और बेतहाशा इंफॉर्मेशन इस वक्त अवेलेबल है कि जो आपने प्रोडक्शन जो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम तकरीबन जो 3 से 4 गुना हमारी बहुत सारी फसलों की प्रोडक्शन कम है। अगर हम गंदम को भी देखें तो जो लीडिंग कंट्री वर्ल्ड के हैं उनकी अभी भी पैदावार जो है ये 100 मन से ज़्यादा है, क्योंकि उसके तरीक़ाकार कुछ ऐसे हैं जो हम नहीं इस्तेमाल और हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर भी टच कर रहा है। जो इंटरनेशनल के लीडर जो हैं उनको
अच्छा। तो पाकिस्तान में अगर कोई 2000 मन गन्ना ले रहा है या 2500 मन गन्ना ले रहा है तो भाई पाकिस्तान में ले रहा है ना। तो ये वाली चीज़ें कि जी वो कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से, तो कैसे वो फसल को लगाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक यही है, एक अपनी कास्ट, और दूसरी बात ये है कि अपनी जो एक सबसे बड़ी बात कि आपके जो बाकियात है फसलों के, हम पहले बताते हैं, आपने उनको जलाना नहीं, आपने उनको उसी में ही रोटावेट करना है, खा वो जमीन में ही शामिल कर लेना उसको, मकई हो, खा वो कपास हो, खा वो चावल के जो है बाकियात हों, और इवन गन्नम का भी जहाँ सरप्लस है, अगर वो कंबाइन से होती है तो उसकी बाकियत को आप जमीन में हेल्प कर लें, तो उससे आपकी फर्टिलाइजर, आपकी कॉस्ट कम होगी, खाद भी कम लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही, बायो फर्टिलाइजर भी आपकी कॉस्ट कम करेंगे, जो कि 30% आपका फर्टिलाइजर मीन कम हो जाएगा। आपने कॉस्ट कम करनी है, आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, आपने कम्बिनेशन जो फसलों के हैं, एक से ज़्यादा कम्बिनेशन, इंटरक्रॉपिंग जो छोटा ज़मींदार अगर वो कर सकता है, उसमें हम आपको मज़ीद एडवाइजरी भी दे सकते हैं। तो इससे हमारी इस वक्त जो मंडियों के हालात हैं, जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइसेस से हाथ खींच लिया है, और जो मौसमी तगय्युरात हैं, इन सब के साथ किसान जो है वो इनका मुकाबला कर सकेगा और अपनी फसलों से बेहतर प्रॉफिट कमा सकेगा, और वो खुशहाली आएगी। और एक और अगर हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि इस वक्त प्लान हमारा है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का, जो इस वक्त नया मनसूबा जो 24 से 2029 तक का आया है, तो उस मनसूबे के तहत देखें, आपका अगर आपके पास अपनी ज़रूरियत के लिए चीज़ें नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, तो आप कैसे बाहर भेजेंगे। दूसरा ये है कि बाहर का जो बंदा आपसे लेगा वो चाहता है कि जो सप्लाई चीज़ हो, उसका जो सप्लायर है वो रिलायबल हो, वो तब आपसे मुआदा करेगा। वो ये नहीं कि एक साल आप उनको दे दें सीजन में, अगले साल आपके पास अपने खाने के लिए कुछ ना हो। हमें प्रोडक्शन भी बढ़ानी है, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है, प्रोडक्शन तो सिग्निफिकेंटली बढ़ानी, और हर वो हरबा इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी, जिससे प्रोडक्शन बढ़े। तो इंशाल्लाह ये कम्बिनेशन जो है, आप इस पर गौर करें अपने इलाके की मुनासिबत से, फिर हमसे रब्ता करें, हम आपको मज़ीद इसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी तफसील आपको बता सकते हैं। बल्कि आप अगर चाहते हैं कि आपको इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जाए, जिससे आप इन फसलों को काश्त करके बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो रवायती पैदावार है उससे कई ज़्यादा पैदावार भी आप ले सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं, और इंशाल्लाह उसकी बेसिस पे हम जो है वो वीडियो भी बनाएंगे। और किसान मददगार के जो यूट्यूब चैनल है, लाजमी उसको भी सब्सक्राइब कर लें, किसान मददगार की मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लें। आखिर में डॉक्टर साहब कुछ आप कहना चाहेंगे? बस ये आप हमसे रब्ता करें, अगर कोई जो चीज़ें हमने बताई हैं उसमें अगर आपको कोई मज़ीद रहनुमाई चाहिए तो हम आपके लिए हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर कर लें, और इल्म को और अच्छी बात को जितना फैलाया जाए वो सदका जारिया होती है। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।